Hello everyone, welcome to the Layman Way, and this video is a part of my playlist on budget and economic survey, which by the way you can always go on the I button in the top right corner and view our full course. In this lecture we'll be talking about the key highlights of the budget which were released by Ministry of Finance yesterday, and or you can always go and read the full budget, but in this particular video we'll be focusing on just the highlights. Alright guys, if you are new to the channel, do not forget to smash the like button, subscribe and also turn on the notifications, and if you are following this course, do not forget to leave a comment down below so that we can motivate one another, and let's get started. तो चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर आगे बढ़ाते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बेसिकली ट्रेंड्स पढ़ने वाले हैं बजट में, जो फिस्कल डेफिसिट के ट्रेंड्स हैं, टैक्स रिसीट्स में कैसा ट्रेंड है पिछले कुछ सालों से, है ना, और कैपिटल एक्सपेंडिचर में कैसा ट्रेंड है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कभी कभार ये पूछ लिया जाता है ना, और किस में ज़्यादा एक्सपेंडिचर किया सरकार ने, कहाँ से उसको रेवेन्यू ज़्यादा मिला। तो आज हम ये देखेंगे और ये हम इन्फोग्राफिक्स के थ्रू देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कंटिन्यू करते हैं अपना लेक्चर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डेफिसिट में कैसा ट्रेंड है हमारा, कि डेफिसिट में पिछले बजट में कितना बोला गया था, अभी कितना है और कैसा चल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम फिजिकल डेफिसिट की बात करें तो फिजिकल डेफिसिट 9.5% था पिछले साल हमारा, मतलब 2020-21 में, लास्ट ईयर में हमारा 9.5% था, बट बजट में बोला गया है कि ये गिरेगा, अभी 6.8% होगा, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमको 2025-26 तक इसको 4.5% करना है, राइट। तो यहाँ से अब इसका डिक्रीज ही चालू होगा। बट इससे पहले कैसा ट्रेंड था इसका, 1920 में इट वॉज अराउंड 4.6% ऑफ द GDP, है ना। उसके बाद एस्टिमेटेड था कि कम होगा, बट क्या हुआ, कोविड आ गया, तो कोविड की वजह से क्या हुआ, ये बढ़ गया। तो अगर मैं ट्रेंड की बात करूं तो बड़ा है और फिर गिरेगा, ठीक है। तो स्टेडी कुछ भी नहीं है। अब पूरे डेफिसिट में आप देखोगे कि स्टेडी इंक्रीज या स्टेडी डिक्रीज ऐसा कुछ नहीं है। तो कहीं भी स्टेडी टर्म आ जाए उसको आप वैसे ही कैंसिल कर देना कि भाई कुछ स्टेडी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अभी फिजिकल डेफिसिट बड़ा है और आगे आने वाले साल में ये गिरने वाला है, ठीक है। तो स्टेडी नहीं है। फिजिकल डेफिसिट हमने देख लिया। और अच्छा, हम ये भी देख लेते हैं फिजिकल डेफिसिट होता क्या है भाई। फिजिकल डेफिसिट टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल मतलब टोटल रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू। एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू में कितना डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड डेफिसिट, कितनी कमी है ना, दोनों में। और इसको सरकार कैसे भरपाई करती है, इसकी बोरो करके। तो क्या मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ कि दीज आर द टोटल बोरोइंग्स इन द ऑफ द गवर्नमेंट। येस, इट इज़ द टोटल बोरोइंग्स ऑफ द गवर्नमेंट, की गवर्नमेंट कितना बोरो कर रही है बाहर से, दैट इज ओनली द फिजिकल डेफिसिट। क्योंकि भाई फिजिकल डेफिसिट को कम करने के लिए, मतलब फिजिकल डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए गवर्नमेंट बोरो करती है ना। तो जितना बोरो करती है उतना ही फिजिकल डेफिसिट होता है, क्योंकि तभी तो डेफिसिट आया है ना, कि ज़्यादा खर्चा हो गया, हमने ज़्यादा खर्चा कर दिया, ठीक है। इसको डिटेल में पढ़ेंगे इकोनॉमी के लेक्चर में, बट अभी के लिए आप इतना याद रखो कि इसका ट्रेंड कैसे है, पहले इंक्रीज हुआ है फिर डिक्रीज हुआ है, ठीक है। अब आगे आने वाले समय में डिक्रीज होगा। दूसरा आ जाते हैं रेवेन्यू डेफिसिट पे। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीव। तो भाई फिजिकल में टोटल में क्या डिफरेंस था। अब देखो फिजिकल में क्या था ना, कि फिजिकल में टोटल जो एक्सपेंडिचर था उसमें से हम क्या माइनस करते हैं, उसमें से हम रेवेन्यू रिसीट माइनस करते हैं और नॉन डेट कैपिटल रिसीप्ट को माइनस करते हैं, ठीक है। जो बिना लोन वाली रिसीप्ट होती है ना, उनको हम माइनस करते हैं। जो मतलब जिन नॉन डेट कैपिटल रिसीप्ट मतलब ये होता है जो हमने लोन नहीं लिया है जिसके लिए, ठीक है, उससे हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज नहीं हुई है ना। तो वो होती है नॉन डेट कैपिटल रिसीप्ट्स। मतलब ऐसा नहीं कि मान लो हमने लोन लिया तो वो हमारी रिसीप्ट में आ गया, नहीं, वो वाला हम नहीं इंक्लूड करेंगे इसमें, क्योंकि वो तो डेट है ना, हमको वो वापस करना है, ठीक है। तो वो फिजिकल डेफिसिट में काउंट नहीं होता है। तो हम इसमें बस नॉन डेट कैपिटल रिसीप्ट्स को इंक्लूड करते हैं, ऐसी रिसीप्ट्स जो लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करती हमारे ऊपर, ठीक है। दैट इज नॉन डेट कैपिटल रिसीप्ट्स। अब रेवेन्यू रिसीप्ट क्या होती है, रेवेन्यू रिसीप्ट होती है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीप्ट्स, ठीक है, ये होती है। इसका ट्रेंड कैसा है, इसका ट्रेंड ऐसा है कि भाई 4.6% था, सॉरी 3.3% था ये 1920 में, और अब ये ऑब्वियसली जब ये बढ़ा है तो ये भी बढ़ेगा रेवेन्यू डेफिसिट। तो रेवेन्यू डेफिसिट भी क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है टू 7.5% ऑफ द GDP, और अब ये आगे डिक्रीज होने वाला है। तो रेवेन्यू डेफिसिट का भी सेम ट्रेंड है, पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज, ठीक है। ये भी स्टडी नहीं है। फिजिकल डेफिसिट का भी पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज, ठीक है, इस टाइप से। अब उसके बाद आ जाते हैं हम इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट पे। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है कि भाई अगर हम रेवेन्यू डेफिसिट में से अगर हम ऐसा वो वाला पैसा माइनस कर दें जो सरकार ने स्टेट्स को दिया था कैपिटल एसेट्स क्रिएट करने के लिए, ठीक है, वो वाला माइनस जब हम कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं effective revenue deficit. So effective revenue deficit is revenue deficit minus
द मनी दैट इज़ गिवन टू द स्टेट्स फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स, ठीक है। तो उसको जब हम माइनस कर देते हैं इसमें से, तो वो जो आ जाता है उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। अब इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का अगर हम देखें तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या हुआ है, उसका भी कोई स्टडी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हुआ है कि भाई आप देखो 2020-21 में ये 6.3% है, ठीक है। कोविड-19 ने सब डिसरप्ट कर दिया। एक्चुअल में टारगेट था 2.7 का, बट हुआ नहीं वो, क्योंकि कोविड आ गया। तो अब 2.4 से बढ़कर ये 6.3 गया और फिर ये अब डिक्रीज होगा आगे। तो ये नंबर्स थोड़े एक बार देख लेना कि फिजिकल डेफिसिट कितना एस्टिमेटेड है, 6.8% ऑफ जीडीपी आगे आने वाले साल में। रेवेन्यू डेफिसिट 5.1% ऑफ जीडीपी, और फिर इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट 4.1% ऑफ जीडीपी। और फिर अब इसके बाद क्या आ जाते हैं, इसके बाद हम आ जाते हैं प्राइमरी डेफिसिट पे। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? प्राइमरी डेफिसिट ये होता है कि जब हम फिजिकल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर देते हैं। मान लो पिछली वाली गवर्नमेंट ने कुछ लोन लिया था, ठीक है। तो पिछली वाली जब गवर्नमेंट ने लोन लिया था, तो ये जो अभी प्रेजेंट टर्म में गवर्नमेंट है वो उस पर इंटरेस्ट दे रही होगी, क्योंकि लोन पे तो इंटरेस्ट लगता ही है ना। तो वो जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो हम इससे माइनस करते हैं, क्योंकि वो इस सरकार की वजह से थोड़ी आया है। वो तो पिछली सरकार ने लोन लिया था तो उसका हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, बट ये एक्चुअली में इस गवर्नमेंट का ये कोई एक्सपेंडिचर नहीं है ना, ये तो पिछली गवर्नमेंट का था। तो इसीलिए इसको माइनस कर देते हैं ताकि रियल डेफिसिट दिख पाए। दैट रियल डेफिसिट इज कॉल्ड प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है। तो प्राइमरी डेफिसिट में भी क्या ट्रेंड है, ये भी 1.6% ऑफ जीडीपी था 1920 में, और फिर एस्टिमेटेड था कि कम होगा, बट दिस ऑल्सो गॉट इंक्रीज टू 5.9, और फिर आगे आने वाले समय में ये भी डिक्रीज होने वाला है, कितना, 3.1। तो आप देखोगे जितनी भी डेफिसिट है उसमें ट्रेंड कैसा है, पहले इंक्रीज हुआ है ना पिछले एक साल में, और फिर अब डिक्रीज होगा, ठीक है। सब में ट्रेंड ऐसा ही है, चाहे वो फिजिकल डेफिसिट देख लो, चाहे वो रेवेन्यू डेफिसिट देख लो, चाहे वो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट देख लो, और चाहे वो प्राइमरी डेफिसिट देख लो। तो सभी सारे ही डेफिसिट में पहले इंक्रीज हुआ है और फिर डिक्रीज हुआ है, ठीक है। ये है। अब देख लेते हैं कि टैक्स रिसीट्स में कैसा ट्रेंड है। तो टैक्स रिसीट्स में हमारे पास तीन चीज़ें हैं। एक तो ग्रॉस टैक्स रिसीट्स, कितना टोटल टैक्स आया है, डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट टोटल टैक्स कितना है, दैट मेक्स अप ग्रॉस टैक्स रिसीट्स, ठीक है। और फिर हम इंडिविजुअल देखेंगे कि डायरेक्ट टैक्स कितना है और इनडायरेक्ट टैक्स कितना है एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, ठीक है। तो अगर हम ग्रॉस टैक्स रिसीट्स की बात करें तो दैट इज अराउंड 10% ऑफ द जीडीपी। ये देखो ये 10 है ना, और ये परसेंटेज ऑफ जीडीपी है। तो 10% ऑफ जीडीपी के अराउंड हमारा ग्रॉस टैक्स रिसीप्ट है, याद रखना। ये 10% के अराउंड है हमारा ग्रॉस टैक्स रिसीप्ट, ठीक है। अब अगर हम डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो अगर हम पिछला साल हटा दें, लेट से हम ये वाला साल हटा देते हैं, तो इसके पहले हम इसमें क्या नोटिस कर रहे हैं कि इसके पहले हमेशा डायरेक्ट टैक्स का जो कलेक्शन था दैट वाज ऑलवेज हायर देन द इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। ये रेड वाली इनडायरेक्ट टैक्स वाली लाइन है, ठीक है। यहाँ के पहले अगर आप देखो, इस लाइन के अगर आप पहले देखो, तो इनडायरेक्ट टैक्स वाज ऑलवेज लेसर। एक बार बस ये बीच में मीट किया था, बट इसके पहले 2011-12 से आज तक हमेशा डायरेक्ट टैक्स ही ऊपर है, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन ही ऊपर है हमेशा, है ना। बट बट लास्ट ईयर क्या हुआ कि डायरेक्ट टैक्स हो गया कम, क्योंकि लोगों का एम्प्लॉयमेंट चला गया, कंपनीज बंद हो गई, करेक्ट। तो कॉरपोरेशन टैक्स भी नहीं आया, है ना। और कुल मिला के अब इनकम टैक्स भी डिले कर दिया गया सरकार ने, क्योंकि इनकम टैक्स की भी डेट पीछे कर दी थी ना, दिसंबर तक कर दी थी। तो उस वजह से क्या हुआ कि इनडायरेक्ट टैक्स हो गया ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि लोग खाने का सामान ज़्यादा ले रहे थे, तो इनडायरेक्ट टैक्स ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। तो अब बस ये याद रखो कि ये डिस्ट्रप्शन जो आया है वो पिछले एक साल में आया है, ठीक है। तो अभी रीसेंट ट्रेंड जो अगर कोई पूछे कि लास्ट 1 ईयर में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में ज़्यादा कलेक्शन किससे हुआ, तो क्या बोलोगे, इनडायरेक्ट टैक्स से हुआ। इनडायरेक्ट टैक्स से ज़्यादा कलेक्शन हुआ रादर देन डायरेक्ट टैक्स। और इससे पहले पिछले साल के पहले कैसा हो रहा था कि डायरेक्ट टैक्स ज़्यादा था, इनडायरेक्ट टैक्स कम था, ठीक है। और ग्रॉस टैक्स रिसीव्स कितने परसेंटेज ऑफ जीडीपी है, अराउंड 10%, ठीक है। और ये अभी एट प्रेजेंट ये अगर दोनों आप टैक्स देखोगे तो दिस इज़ अराउंड 5%, दोनों लगभग। वैसे ही कोई पूछेगा नहीं, पूछना होता है तो ये पूछता है ग्रॉस टैक्स रिसीप्ट, अकेले का नहीं पूछता है कि डायरेक्ट टैक्स कितना है, इनडायरेक्ट टैक्स कितना है। बट जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन दिस इज़ अराउंड 5% ऑफ द जीडीपी, ठीक है, एट प्रेजेंट। और ग्रॉस टैक्स रिसीप्ट कितना है, 10% ऑफ द जीडीपी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि ये जो फिजिकल डेफिसिट जो हमने बात किया कि भाई ये 9.5% हो गया। अब सरकार ने इतने सारे फिजिकल पैकेजेस निकाले थे, आत्मनिर्भर भारत पैकेज, है ना, गरीब कल्याण पैकेज, तो इन सब में खर्चा हुआ है। अब कहाँ से आएगा खर्चा, वो डेफिसिट में काउंट हुआ। अब उस डेफिसिट को फाइनेंस कैसे हुआ, मतलब खर्चा ज़्यादा हुआ कुल मिला के, तो कहीं से पैसा लिया होगा। तो सबसे ईजिली पैसा कहाँ से मिल सकता है, मार्केट से। तो गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा क्या कर रही है, मार्केट बोरोइंग कर रही है। ये देखो पर्पल कलर में है मार्केट बोरोइंग हमारी, दिस इज़ द मार्केट बोरोइंग। बट ये याद रखना, इस स्केल को मत देखना इसके लिए,
दिस इज़ नॉट द स्केल फॉर मार्केट बोरोइंग। मार्केट बोरोइंग्स के लिए जो स्केल है वो ये है, ठीक है। दीज आर द मार्केट बोरोइंग्स। अब मार्केट बोरोइंग्स को अगर आप देखोगे तो अगर हम रिवाइज एस्टिमेट्स देखें 2020-2021 में, तो कितना है, लगभग 13 लाख करोड़ है ना। अराउंड 13 लाख करोड़ का नेट मार्केट बोरोइंग हुआ है पिछले साल, ठीक है। उसके बाद अगर मैं देखूँ सेकंड नंबर पे कौन है, सेकंड नंबर पे कौन है, ये येलो वाला क्या है, सिक्योरिटीज़ अगेंस्ट स्मॉल सेविंग्स। तो जो स्मॉल सेविंग्स अकाउंट में जितनी भी सिक्योरिटीज़ रहती हैं, ठीक है, दैट आर ऑन दी सेकंड नंबर। पहले सबसे ज़्यादा कहाँ से लिया है, मार्केट बोरोइंग से। सबसे ज़्यादा सोर्स का डेफिसिट को सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से मिला है, मार्केट बोरोइंग से, ठीक है, याद रखना। मार्केट बोरोइंग से दूसरे नंबर पे कौन सी है, सिक्योरिटीज़ अगेंस्ट स्मॉल सेविंग्स, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे है सिक्योरिटीज़ अगेंस्ट स्मॉल सेविंग्स, पहले नंबर पे है मार्केट बोरोइंग्स। और उसके बाद अगर हम देखें, उसके बाद तो खैर कोई पूछेगा नहीं, बट उसके बाद अगर पूछें तो बाकी एक्सटर्नल डेप्ट और अदर रिसीप्ट्स में काउंट होगा। एक्सटर्नल डेप्ट नहीं, ये ड्रॉन डाउन कैश बैलेंस और अदर रिसिप्ट, ये वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। एक बात नोट करने वाली है कि आगे आने वाले साल में 21-22 में एक्सटर्नल डेप्ट आप देखोगे तो एकदम ज़ीरो हो रही है, ठीक है। ये भी एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि हम एक्सटर्नल डेप्ट को मिनिमाइज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने से इस ग्राफ से क्या क्या देखा कि नेट मार्केट बोरोइंग सबसे ज़्यादा है हमारी, वहीं से हमने सोर्स को, जो हमारी फिजिकल डेफिसिट है उसको हमने फाइनेंस किया है अपनी नेट मार्केट बोरोइंग से, ठीक है। उसके बाद उसके बाद दूसरे नंबर पे है सिक्योरिटीज़ अगेंस्ट स्मॉल सेविंग्स, ठीक है। और फिर उसके बाद कौन सी है, उसके बाद हमने ये देखा कि जो एक्सटर्नल डेट है वो एकदम लगभग ज़ीरो होने वाली है आगे आने वाले साल में, ठीक है। तो ये है। अब रिसोर्स ट्रांसफ़र टू स्टेट्स देखें, अगर सेंटर ने कितना पैसा स्टेट को दिया है, तो उसमें अगर हम देखें तो पहले डिक्रीज़ हुआ है, फिर इंक्रीज़ हुआ है, फिर इंक्रीज़ ही हुआ है एक्चुअली में, क्योंकि ये रिवाइज एस्टीमेट था और अब ये बजट एस्टीमेट है अगले साल का। तो पहले डिक्रीज़ हुआ है और फिर अब इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये भी ज़िगज़ैग है, ये भी कोई कांस्टेंट इंक्रीज़ नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा पहले 42% देती थी, फिर 41% कर दिया गया रिसोर्स ट्रांसफ़र टू स्टेट्स में, है ना। तो यहाँ से यहाँ डिक्रीज़ हुआ, अब फिर से और बढ़ेगा क्योंकि इतना ज़्यादा स्टेट को लॉस हुआ है ना, तो कंपेंसेट करना पड़ेगा उसको। तो इस टाइप से है, ठीक है। अराउंड कितना है, अगर कोई फिगर पूछ ले तो अराउंड कितना है, अराउंड 14 लाख करोड़, ठीक है। तो इतना जो है हमारा, दैट इज़ सेंटर जो है वो रिसोर्स स्टेट्स को ट्रांसफ़र किया है, स्टेट्स और यूटीज़ दोनों को मिला के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम की नंबर्स की अगर हम बात करें तो हम इसमें भी ट्रेंड्स देखेंगे। ये नंबर्स जो हैं वो याद करने का ज़रूरत नहीं है, तो हम क्या करते हैं, ये एक्चुअल को देखते हैं, फिर हम रिवाइज एस्टिमेट्स देखते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा सही है। ये तो बजट में एस्टिमेटेड था, बट एक्चुअल में रिवाइज एस्टिमेट्स ये हैं, ठीक है। और उसके बाद हम अगले साल का बजट एस्टिमेट देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम रेवेन्यू रिसीप्ट्स की बात करते हैं। रेवेन्यू रिसीप्ट्स कितनी थी, 16 लाख करोड़ थी एक्चुअल में 1920 में। फिर ये कितनी हो गई, और 2021 में कितनी हो गई, ऑब्वियसली रिसीप्ट कम हुई क्योंकि इकॉनमी डाउन चली गई, है ना। सब कुछ बंद हो गया तो रिसीप्ट्स कम होंगी, तो रेवेन्यू रिसीप्ट्स हमारी कम हो गई। अब उसके बाद अब धीरे धीरे जब खुलना स्टार्ट हुआ है, लॉकडाउन खुलना स्टार्ट हुआ है, तो डिमांड में बहुत ही अपसर्ज था, बहुत ही ज़्यादा डिमांड थी, तो ज़्यादा कलेक्शन होगा अब, है ना, ज़्यादा रेवेन्यू आएगा, तो यहाँ पे फिर ये इंक्रीज़ हो गया। तो अगर हम रेवेन्यू रिसीप्ट्स में बात करें तो कैसा ट्रेंड है कि पहले जो है वो डिक्रीज़ हुआ और फिर ये इंक्रीज़ हुआ, ठीक है। ये ट्रेंड है, पहले डिक्रीज़ हुआ फिर इंक्रीज़ हुआ, स्टडी नहीं है, ये ध्यान रखना। कैपिटल रिसीट्स में बात कर लेते हैं। कैपिटल रिसीट्स में कैसा ट्रेंड है, इसमें भी क्या हुआ इसमें क्या हुआ कि पहले जो था वो 10 लाख करोड़ था, ठीक है। फिर 2021 में क्या हुआ, 18 लाख करोड़ हो गया, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट ने जो है ज़्यादा कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में वो किया है, स्पेंड किया है, करेक्ट। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि टोटल एक्सपेंडिचर भी इतना से मतलब उसका भी जो ट्रेंड है वो ऐसा ही है। अब कैपिटल रिसीप्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो 10 लाख करोड़ था ये 1920 वाले ईयर में, ठीक है। 2021 में कितना हो गया, ये लगभग 19 लाख करोड़, ठीक है, कैपिटल रिसीप्ट से आया है। और उसके बाद ये आगे आने वाले बजट आगे आने वाले साल में दिस इज़ बाउंड टू डिक्रीज़, ये डिक्रीज़ होगा। तो इसका कैसा ट्रेंड है, इसका हमने देखा, इसका कैसा ट्रेंड था कि ये पहले डिक्रीज़ हो रहा था और ये फिर इंक्रीज़ हो रहा था, है ना, ऐसे हुआ। बट कैपिटल रिसीप्ट्स का कैसा है, कैपिटल रिसीप्ट्स पहले इंक्रीज़ हुआ और फिर ये अब डिक्रीज़ होगा, करेक्ट, फिर ये डिक्रीज़ होगा, ठीक है। कैपिटल रिसीप्ट कैसे होगा, पहले इंक्रीज़ होगा फिर ये डिक्रीज़ होगा। तो अब अगर हम टोटल रिसीप्ट्स की बात करें इन दोनों को मिला के, रेवेन्यू प्लस कैपिटल, तो कैसा ट्रेंड है, 26 लाख करोड़ लगभग एक्चुअल में था। रिवाइज एस्टीमेट में ये हो गया 34,000 करोड़, एंड उसके बाद थोड़ा सा बढ़ा है, ये देखो अगले एस्टीमेट में थोड़ा सा बढ़ा है, तो एक्चुअली में ये नेट में इंक्रीज़ ही हो रहा है, ठीक है। तो
ये नेट में अगर कोई पूछे कि टोटल रिसीट्स नेट में कैसा है, कैसा ट्रेंड है उसका, तो वो इंक्रीज़ हो रहा है। टोटल रिसीट्स इज इंक्रीजिंग। कैपिटल रिसीट्स पहले ज़्यादा हुआ फिर कम होगा, ठीक है। रेवेन्यू रिसीट्स पहले कम हुआ फिर ज़्यादा होगा, ठीक है। और नेट में कैसा है, नेट में ये इंक्रीज़ होगा, ये हो गया। अब एसेट्स जो टोटल रिसीप्ट हैं दैट इज़ इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर, बैलेंस होना चाहिए वो, है ना। तो टोटल एक्सपेंडिचर भी हमारा सेम नंबर्स हैं, सब सारे के सारे, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं डेफिसिट पे अपनी। तो रेवेन्यू डेफिसिट हमने देखा था कि लगभग लगभग कितना है, 6 लाख करोड़ है। और यहाँ रिवाइज एस्टिमेट में ये सारे डेफिसिट आपको बढ़ते हुए दिखाई देंगे, 14, 12, 18, ठीक है। प्राइमरी डेफिसिट 11 एज़ कम्पेयर टू एक्चुअल्स। देखो ये एक्चुअल कितने कितने कम थे, हमने पीछे भी देखा ना ट्रेंड्स में, डेफिसिट वाले ट्रेंड्स में। तो ये ऑब्वियसली बढ़ेंगे और आगे आने वाले साल में ऑब्वियसली कम होंगे क्योंकि लॉकडाउन खुल गया है। तो इन सारे डेफिसिट्स का ट्रेंड कैसा होगा, जैसा हमने पिछले में बात किया था कि भाई अभी बढ़ गया है और बाद में डिक्रीज़ होगा, ठीक है। तो ये सारे डेफिसिट्स का ट्रेंड ऐसा ही है, पहले इंक्रीज़ फिर डिक्रीज़, ठीक है। ये ट्रेंड आपको याद रखना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब हेल्थ एंड वेलबींग का एक इंपॉर्टेंट सेक्टर है जिसमें खूब ज़्यादा एलोकेशन हुआ था और इसमें हमें ड्रामेटिक इंक्रीज़ देखने को मिला है फंडिंग में, है ना। 137% का इंक्रीज़ देखने को मिला है। 86,000 करोड़ से बढ़ते बढ़ते ये 2 लाख करोड़ लगभग लगभग हो गया है, ठीक है। तो हेल्थ केयर पे सरकार ने स्पेंड करना बहुत ज़्यादा स्टार्ट कर दिया है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि जो सेंटर के पास 1 रुपये आता है उसमें से पैसा आता कहाँ से और पैसा जाता कहाँ से है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें पूछा क्या जाता है, इसमें ये पूछा जाता है वो पूछा चला जाता है ट्रेंड, मतलब ये कि कहाँ से सबसे ज़्यादा आया, फिर कहाँ से सबसे ज़्यादा आया, फिर कहाँ से सबसे ज़्यादा आया। तो हम इसको ऑर्डर में अरेंज करेंगे, ठीक है। सबसे ज़्यादा डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, बड़े से छोटे में, ठीक है। तो चलो देखते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि रुपए गवर्नमेंट के पास जो पैसा है वो सबसे ज़्यादा आया कहाँ से, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ऑब्वियसली हमने पीछे देखा था कि नेट मार्केट बोरोइंग सबसे ज़्यादा थी, है ना, वो पर्पल कलर की लाइन वो सबसे ज़्यादा थी। तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी आपको रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखेगा वो कि बोरोइंग्स जो है हमारी और लाइबिलिटीज़ जो हैं वो सबसे ज़्यादा थी, क्योंकि सरकार ने बहुत पैसा बोरो किया फिजिकल डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए, है ना, और एक्सपेंडिचर करने के लिए। तो वो सबसे ज़्यादा है। देखो आप 36 पैसा है, 1 रुपये में से 36 पैसा बोरोइंग है, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या आता है, ये हो गया पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे क्या आएगा, दूसरे नंबर पे जीएसटी आएगा, ठीक है। जीएसटी आएगा क्योंकि फूड वगैरह के आइटम्स में बहुत ज़्यादा अपना वो हो गया, शूटअप हो गए थे सब, है ना, प्राइजेस, इन्फ्लेशन आ गया था तो टैक्स कलेक्शन बढ़ा वहाँ से जीएसटी में। तो दूसरे नंबर पे आ गया जीएसटी, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे क्या आया, तीसरे नंबर पे आया इनकम टैक्स। तीसरे नंबर पे आता है इनकम टैक्स, ठीक है, क्योंकि लोगों को इनकम टैक्स तो पे करना ही था। और फिर चौथे नंबर पे आया आपका कॉरपोरेशन टैक्स, ठीक है। तो इस टाइप से ऑर्डर है इसका, सबसे ज़्यादा बोरोइंग्स, फिर जीएसटी, फिर इनकम टैक्स और फिर कॉरपोरेशन टैक्स। फिर उसके बाद आपका बाकी सब आता है, जैसे एक्साइज ड्यूटी हो गया, है ना, नॉन टैक्स रेवेन्यू हो गया, फिर बाकी सब इतना, मतलब सबसे कम कस्टम्स है, ठीक है। तो इस टाइप से ऑर्डर अरेंज होता है, पर पहले 4 याद होने चाहिए कि सबसे पहला कौन सा था, बोरोइंग्स, दूसरा जीएसटी, तीसरा आपका इनकम टैक्स और चौथा आपका कॉरपोरेशन टैक्स, ये ऑर्डर है। अब देखते हैं ये सब जाता कहाँ है, मतलब जाता कहाँ है, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर जो सेंटर की पॉकेट से पैसा है वो सबसे ज़्यादा कहाँ गया है, ठीक है। तो देखते हैं सबसे ज़्यादा कहाँ गया है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ इंटरेस्ट पेमेंट्स में गया है, क्योंकि लोन जो सरकार ने लिया था उस पर इंटरेस्ट वो पे कर रही थी, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट पेमेंट्स में गया है। उसके बाद स्टेट्स के जो शेयर हैं टैक्सेस में, क्योंकि अब दूसरे नंबर पर इनको सबसे ज़्यादा मिला है जीएसटी, ठीक है। तो आपको पता होगा कि आईजीएसटी और जो भी जीएसटी मिलता है सरकार को उसमें से कुछ पार्ट स्टेट्स के पास जाता है, और वो रेवेन्यू जो होता है वो वाला जीएसटी कंपेंसेशन सेस वो भी जाता है इनके पास, है ना, स्टेट्स के पास। तो सबसे ज़्यादा जब दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा आया यहाँ से, तो जाएगा भी सबसे ज़्यादा यहाँ पे, ठीक है। तो इंटरेस्ट पेमेंट सबसे ज़्यादा हुआ, फिर सेकेंड नंबर पर स्टेट्स का शेयर हुआ। थर्ड नंबर पर क्या है, थर्ड नंबर पर देखते हैं क्या है, थर्ड नंबर पर सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स है, ठीक है। ये थर्ड नंबर पर हो गया, ये पहले नंबर पर मार्क कर देते हैं, ठीक है, ये दूसरे नंबर पे और वो थर्ड नंबर पे, ठीक है। थर्ड नंबर पे सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, जो बहुत सारी स्कीम्स निकाली थी ना गवर्नमेंट ने कोविड के टाइम, ये पैकेज वो पैकेज, गरीब कल्याण सेस, है ना, स्ट्रीट वेंडर स्कीम जिसमें 10,000 का लोन दे रही थी सरकार। तो ये सब पैसा कहाँ से आया, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में ही 100% सरकार ने पैसा दिया है ना। तो ये हो गया तीसरे नंबर पे। और फिर चौथे नंबर पे अगर हम देखें तो चौथे नंबर पे टाई है यहाँ पे आपका फाइनेंस कमीशन और अदर एक्सपेंडिचर्स के बीच में, तो वो हो जाता है अनइम्पॉर्टेंट। तो पहले 3 इसमें आप याद रखोगे, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या थे। सबसे ज़्यादा पैसा आया कहाँ से, सबसे ज़्यादा बोरोइंग से आया, फिर जीएसटी से आया, फिर इनकम टैक्स से आया, फिर कॉरपोरेशन टैक्स से आया, और फिर बाद में एक्साइज ड्यूटीज़ और ये नॉन टैक्स रेवेन्यू से आया, ठीक है।
और अगर हम देखें गया सबसे ज़्यादा कहाँ, इंटरेस्ट पेमेंट्स में सबसे ज़्यादा गया, फिर स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ में सबसे ज़्यादा गया, फिर सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में गया, तो ऐसे ऑर्डर चलता रहा और आखिरी में सबसे कम कहाँ पे गया है, डिफेंस एंड पेंशंस में, ठीक है। सबसे कम पैसा डिफेंस एंड पेंशंस में गया है, ठीक है। उसके बाद ये भी सेम चीज़ है कि भाई सेंट्रल ये पिछला हमने जो देखा ना वो उसके सारे नंबर्स देंगे कि भाई सबसे ज़्यादा जो पैसा है वो कौन कौन से सेक्टर वाइज कौन कौन से उसमें गया है, मतलब कितना कितना एलोकेशन हुआ था, ठीक है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसा अगर मैं बताऊँ कहाँ गया है, तो ये ट्रांसफ़र टू स्टेट, जैसे हमने देखा था ना ट्रांसफ़र टू स्टेट सबसे ज़्यादा गया है पैसा, तो वही एक्सपेंडिचर बस है उसके वाइज लिखा हुआ है, इंडस्ट्री वाइज इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसमें कुछ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट आप देख लो कि ट्रांसफ़र टू स्टेट सबसे ज़्यादा है, ठीक है। ट्रांसफ़र टू स्टेट्स काफ़ी ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा नहीं है। डिफेंस वगैरह में पैसा काफ़ी ज़्यादा गया है, सब्सिडीज़ में बहुत पैसा गया है क्योंकि सरकार ने सब्सिडीज़ बहुत ज़्यादा दी थी। उसके बाद अगर आप देखोगे तो हेल्थ में सबसे कम गया है, हेल्थ में काफ़ी कम है। और कहाँ कहाँ कम गया है, एजुकेशन में कम गया है एज़ यूजुअल। डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्ट ये भी इसमें भी बहुत कम गया है। तो यही सब इंसाइट्स हैं, इसमें कुछ याद करने वाली चीज़ है नहीं, ठीक है। यही आपको इंपॉर्टेंट है, ये वाला चीज़। इससे कभी कभार क्वेश्चन पूछा चला जाता है कि भाई सबसे ज़्यादा बोरिंग कहाँ से हुई है, सबसे ज़्यादा पैसा आया कहाँ से, सबसे ज़्यादा गया कहाँ है। कोई आपसे ये नंबर पूछने नहीं बैठेगा कि ये बताओ कि पेंशन में कितना गया है और इसमें कितना गया है ना। तो ये सब बस आपके ऐसे देखने के लिए, एनालाइज करने के लिए है कि देख लो अब आप कहाँ कहाँ में कौन कौन से सेक्टर में कम है, कौन कौन से सेक्टर में ज़्यादा है, कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है ना। इससे बस यही पता चल सकता है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद एट अ ग्लैंस देखें तो हमने देख ही लिया था कि रिसीव्स, एक्सपेंडिचर और डेफिसिट का ट्रेंड कैसा है। जिगजैग ट्रेंड है, ठीक है। पहले इंक्रीज़ हुआ अभी डिक्रीज़ होगा, ऐसे ही इसमें भी है। और रेवेन्यू में भी रेवेन्यू रिसीव्स क्या हुई, रेवेन्यू रिसीव्स पहले डिक्रीज़ हुई अभी इंक्रीज़ होगी। फिर कैपिटल का उल्टा है, कैपिटल में इंक्रीज़ हुई फिर डिक्रीज़ होगी, है ना। और एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें तो एक्सपेंडिचर तो बड़ा ही है, पहले बड़ा है फिर कम होगा, फिर ऐसे ही इसमें भी बड़ा है और इसमें आगे भी बढ़ता रहेगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा सीन है। अब आगे आने वाले लेक्चर में हम क्या करेंगे कि जो अभी आगे आने वाली सीरीज़ है बजट की, उसमें हम रिवाइज़ करेंगे बजट को थ्रू इन्फोग्राफिक्स। तो जस्ट थोड़ा दिखा देता हूँ आगे कि कैसे हम रिवाइज़ करने वाले हैं। तो जितने भी जो मेजर टॉपिक्स हैं उनको हम रिवाइज़ करेंगे, जैसे वैक्सीन्स हो गया, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, जितने भी पॉइंट्स मेजर कवर्ड थे, रोड में क्या, रोड एंड हाईवेज़ में क्या क्या स्कीम्स आई थी, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसा हुआ था। तो एक एक पॉइंट में आपका ना ये सब रिवाइज होता रहेगा, ये सारा पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में कौन से इनिशिएटिव्स थे। फिर ऐसे ही करते करते सारे कैपिटल जैसे 6 पिलर हमने डिस्कस किए हैं बजट में, है ना। तो 6 पिलर को हम 6 पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम फिर इकोनॉमिक सर्वे का भी सेम टाइप से करेंगे, इकोनॉमिक सर्वे का भी हम सेम टाइप से फिर रिवीजन करेंगे कि कैसा है, जीडीपी ग्रोथ कितना है, फिस्कल डेफिसिट कितना है। तो ये सब जो है हम आगे आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। हमारा प्लान ये है कि हम ये नेक्स्ट मंथ या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ स्टार्ट करेंगे। बट अगर आप चाहते हो कि अगर हम अभी से ही कर दें तो प्लीज़ कमेंट करके हमको बताइए कि आप अभी से ही हम ताकि बनाना इसको स्टार्ट कर दें और फिर हम आपको बता सकें, ठीक है, हम लेक्चर अपलोड कर सकें। तो डू कमेंट इन द सेक्शन डाउन बिलो, है ना। और जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, दोस्तों को रिकमेंड करिए, है ना। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच। ओके बाय।